So students, today I will be start in class 11th accounts book chapter number 1 introduction to accounting। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इसके अंदर बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही बताया गया है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज एंड काफ़ी सारी चीज़ें। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि अपनी बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मतलब यानी कि हम अपने एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखें सारी चीज़ें कि हमने क्या चीज़ें परचेज़ करी हैं, क्या चीज़ हमने सेल कर दी, या फिर कितने स्टॉक हमारे पास हैं, कितने एसेट्स हैं हमारे पास। तो ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं, हम अकाउंटिंग कहते हैं, और इसी की रिकॉर्डिंग को हम अकाउंटिंग कहा जाता है। ये समझिए आप सिंपल कि हर एक चीज़ को जो बिज़नेस से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, सेल, परचेज़, क्रेडिट, कैश, ओवरऑल वो सब रिकॉर्ड करते हैं, और उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। देखिए इसका मतलब क्या बनता है, जो कि हमने अभी बताया वो यहाँ पे लिख रखा है। अकाउंटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, सेल, परचेज, एक्सेट्रा। एंड देन आफ्टर ऑल क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, क्लासीफाइंग का ये मतलब होता है कि अपने जो हमने रिकॉर्डिंग करी है उन सारे रिकॉर्ड जो सेक्शन हमने किए हैं उन सबको क्लासीफाइड कर देना। क्लासीफाइड का मतलब देखिए, जैसे कि हमने कोई रिकॉर्डिंग करी है, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने रजिस्टर में हम लाइन बाय लाइन हम लिखते चले गए होंगे कि हमने इस बंदे से पैसे आ गए, या इसको हमने देने हैं, इतना इनकम है, इतना लॉस है। तो सब चीज़ हमने विदाउट किसी पेज के, मतलब एक हेडिंग बना के, ये सब कुछ बिना किए हुए हमने मैनुअली लाइन बाय लाइन हर चीज़ लिखते गए हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं क्लासीफाइंग की स्टेप के अंदर, यहाँ पे हम बेसिकली अपने ग्रुप को क्लासीफाइड ही करते हैं कि इनकम का एक अलग ग्रुप बना दिया जाए, एक्सपेंसेस का एक अलग ग्रुप बना दिया जाए, एंड देन एसेट्स का एक अलग। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हम अभी आगे सीखेंगे। आगे जैसे कि करंट एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इन सब के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, लेजर बना के उनको पोस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें क्लासीफाइड करने के बाद हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है वो अच्छी तरीके से दिखाई देती है कि आखिर हमने पूरे साल के अंदर कितना लॉस किया है एंड देन कितना प्रॉफिट किया है। देन आफ्टर ऑल समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब देखिए स्टूडेंट, हमें समझ के आए हैं कि हमने यहाँ पे जानना कि हमने कितना प्रॉफिट कर लिया, कितना लॉस कर लिया, कितने खर्चे हुए इस साल के अंदर, और हमने कितने एसेट्स हुए हमारे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली समराइजिंग करते हैं, जो कि आपको नेम से भी समझ में आ रहा होगा। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, एनालाइजिंग का मतलब ये होता है एन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रीटिंग। देखिए इसका मतलब ये होता है कि एनालाइज करना, यानी कि जो हम अकाउंटिंग ईयर आपको पता है स्टूडेंट्स, 1 4 से 31 3, यानी कि यहाँ लिख भी देता हूँ मैं स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1/4/24 स्टार्टेड 31 मार्च 3/24। यहाँ पे होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है अकाउंटिंग ईयर, यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च पे जो है वो ख़त्म होता है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें यही बताते हैं कि हमने इस अपने पूरे साल के बीच में आखिर कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितने लॉस किए, एंड देन ओवरऑल, एंड देन फाइनली इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूज़र्स। इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जो भी कंपनी होती है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी ले लीजिए आप, उसमें एक सेपरेट मेंबर नहीं चलाता कोई भी कंपनी। उसमें वो शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो उनका भी हक होता है उस कंपनी में बोलने का कि इसमें ये किया जाए, इसमें ये किया जाए। शेयर होल्डर यानी इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे बिजनेस में, तो वो तो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, सबसे ज़्यादा लॉस भी वही झेलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बिल्कुल राइट भी होता है इलेक्ट करने का, वोट करने का, मैनेजमेंट में भी, कैसे भी। तो इसलिए अपने जो यूज़र्स होते हैं कंपनी के, तो उनको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट यानी दे देते हैं अपना रिजल्ट पूरे साल का कि हमने इस साल इतना खर्चा किया, इतने पैसे कमाए, एंड देन ओवरऑल। तो ये लास्ट स्टेप होता है हमारा पूरी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करने के बाद। यानी जो हमारे स्टेप्स हैं, लास्ट वन इज़ कम्युनिकेट कर देना, यानी कि जो हमारी कंपनी के यूज़र्स हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग के यूज़र्स हैं, उनको बता देना कि सब कि सर हमने ये सब चीज़ें
इस साल कमाई हैं, इस साल गंवाई हैं और कई सारी चीज़, ठीक। द यूज़र्स अकाउंटिंग इंक्लूड, देखिए द यूज़र्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स ओनर, क्रेडिटर, बैंक एंड देन फाइनेंशियल स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, हमारी ओनर्स आते हैं, क्रिएटर आता है, बैंक आती हैं एंड देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो फाइनेंशियल जो बैंक्स वगैरह होती हैं हमारी, कॉमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, इस तरीके की। तो ये सब चीज़ इंक्लूड होती हैं, इन सबको जानना होता है। देखो बैंक को क्यों जानना होता है, क्योंकि उसे लोन भी देना है। अगर उसके पास लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, उधारी ज़्यादा होगी, तो उसको लोन नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसे पता है कि वो हमारा पैसा नहीं चुका पाएंगे। तो इसलिए, और क्रिएटर को क्या फ़ायदा पहुँचता है इससे, तो क्रिएटर को इसलिए पहुँचता है कि उसने उस कंपनी को उधार दे रखा है, कि उसे भी डर रहता है कि मेरा पैसा वापसी आ पाएगा या नहीं। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी नीड होती हैं उस रिकॉर्डिंग को, यानी अकाउंटिंग को जानने की, कंपनी की। ओके, तो नीचे हमें यही सब चीज़ें बता रखी हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बेस पे उनकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता रखी है। ये ज़्यादा ये हार्ड तो नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अकाउंटिंग देखिए, जैसे एक दो पढ़ देता हूँ। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड द event, primarily for financial character and the art of making significant, summarizing, analyzing, interpretation। देखिए स्टूडेंट, जो हम पढ़कर आए हैं अभी, हमने जो समझा है, सब चीज़ें ये अलग अलग तरीक़ों से लिखी गई हैं, जो कि हम एग्ज़ाम में जाके लिखते हैं उसी तरीके से। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप बताते हैं इसके अंदर कि अकाउंटिंग के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जैसे कि हम बात करें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो यहाँ कैरेक्टर बताए जाते हैं उनके, कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमें कुछ चार्ट के बेस पे बताया गया है। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सब चीज़ें बता रखी हैं। एंड देन कोई डेफिनेशन ब्रीफली यहाँ लिखा हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इसका मतलब क्या होता है। देखिए पढ़ के देखते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि हमें अपनी अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो टर्म ऑफ मनी में हो, यानी कि पैसों के लेन देन का हो कुछ काम। ये नहीं कि आप एम्प्लॉय की, हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिखा जाए कि आखिरी कैरेक्टर लिया क्यों गया। देखो अकाउंटिंग के अंदर हम ये तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि कोई एम्प्लॉय कितना ईमानदार है, कितने अच्छे से काम करता है, उसमें कोई मनी का इंक्लूडन नहीं है, उसमें कोई मनी इंक्लूड्स नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहला ही कैरेक्टर बताया गया है, आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट, यानी कि ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक हो एंड देन उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। ये तो फर्स्ट स्टेप ही हो गया हमारा, कि अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में देखना कि वो टर्म ऑफ मनी में है या नहीं अपनी रिकॉर्डिंग। एंड देन आफ्टर इज एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्ट्स ऑफ बुक अकाउंट, यानी कि जो रिकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग पैसों में नहीं इन्वॉल्व है, उसको हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते अपने अकाउंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इवेंट लाइक द कैलिबरी और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई हमारा एम्प्लॉय कितना ईमानदार है, कितना अच्छे से वर्क करता है, ये सब अपनी अकाउंटिंग बुक में नहीं लिख सकते। तो उसने यही बताया है कि यहाँ पे ये सब चीज़ ना लिख के हम सिर्फ और सिर्फ मनी की इन्वॉल्वमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि विदाउट मनी। ओके, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन द बुक ऑफ अकाउंट। देखिए जैसा कि हम अभी पीछे पढ़ कर आए हैं कि रिकॉर्डिंग का बेसिकली मतलब होता है कि अपनी बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उसी को रिकॉर्डिंग कहा जाता है। क्लासीफाइंग अभी हमने पीछे से अच्छे से समझा था, यानी कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारी इनकम, हमारे एक्सपेंसेस, हमारा प्रॉफिट, ये सब चीज़ क्या हो, क्लासीफाइंग की जाए, यानी कि उनको ग्रुप्स के बेस पे डिवाइड किया जाए। वही यहाँ पे दे रखा है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। द ट्रांजेक्शन एट वन नेचर वन प्लेस, यानी कि मैंने बताया था आपको, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस हैं तो वो एक एक्सपेंसेस के अंदर डिवाइडेड हो जाएं सारे, इनकम है तो इनकम के अकाउंट में डिवाइड हो जाएं सारे, और इसका मतलब वन नेचर एट वन प्लेस, यानी कि एक नेचर के सारे एक जगह चले जाएं, एक नेचर के सारे एक जगह चले जाएं। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जर्नल, जर्नल अभी सीखेंगे, जर्नल एंट्री हम करते हैं, जैसे कि बाहर बताते हैं कि इस बंदे से इतने पैसे आने, इससे इतने, तो जर्नल की बात क्या करते हैं, आर क्लासीफाइड द पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट एज लेजर, यानी कि उनको पोस्ट कर देते हैं किसके अंदर, लेजर्स के अंदर।
जैसे कि कैश बुक का अलग लेजर बन जाता है, क्रेडिटर्स का अलग, डेटर्स का अलग, इस तरीके से। तो क्लासीफाइंग का मतलब क्या हुआ, अपने अकाउंट्स को क्लासीफाइड कर देना, वन नेचर एंड वन प्लेस, यानी एक नेचर वालों को एक जगह, एक नेचर वाले को एक जगह। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग एंड क्लासिफाइंग डेटा इज एन मैनर which is understandable and useful for internal as well as in external users of financial statement. This purpose leads to the preparation of trial balance from which, देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, यानी कि हमारे पास डेबिट में, क्रेडिट में एक तरह से प्रेजेंटेशन का वर्क होता है, जिससे क्या हो, हमारा यूजफुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल, इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर्स ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द राहुल आर पोस्टेड, इट इनेबल्स टू असर्टेन अमाउंट ड्यू टू द राहुल और ड्यू फ्रॉम राहुल। यानी कि जो राहुल से रिलेटेड हमने सारी एंट्रीज करी हैं, यानी कि राहुल को क्रेडिट पे माल बेचा है या फिर उससे हमने लिया है, तो उसको हम एक राहुल के अकाउंट में ही डाल देंगे कि इस बंदे से हमने इतनी ट्रांजैक्शन की हैं। इसी का मतलब क्लासिफाइड होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए समराइजिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए समराइजिंग का मतलब होता है कि अपने अकाउंट को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के सामने। देखो तो इसमें ये होता है, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस पर्पज लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम विच। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब हम अपने अकाउंट को क्लासिफाइड कर चुके होते हैं सिस्टमेटिक मैनर में, तो हमें ये भी देखना होता है कि वो एक अंडरस्टैंडेबल की वे में है या नहीं, यानी कि हमारे समझ में आएगी भी अब चीज़ें या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही सारा वर्क करते हैं कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड हो चुकी हैं उनको इस तरीके से बनाना कि वो प्रेजेंटेशन में यूज़फुल हो एंड अंडरस्टैंडेबल हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आवर स्टेटमेंट इन केस ऑफ कंपनीज एंड बैलेंस शीट आर प्रीपेयर्ड। देखिए दोनों चीज़ें जो होती हैं अभी तो आपकी वो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, हम बिल्कुल न्यू हैं। बट इसका मतलब ये होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हमें बेसिकली बताते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, नेट लॉस, ये हमने कितना किया है या क्या किया है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर सब इन्हीं चीज़ों पे बेस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एनालाइज एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो इसका पहले पढ़ते हैं, एनालाइज इज कंसर्न्ड with the establishment of replacement of relationship between the various items taken from profit and loss account and balance sheet or both. Interpretation is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship established by the analyze. Analyze and interpretation of the financial data carried out so the users of the financial data can make meaningful judgment of profitably and profit financial position of the businesses. देखिए इसके अंदर हम यही यहाँ से हमारे समझ में आ रहा है पूरा, बाकी मैंने निशान भी लगा रखे हैं मेन पॉइंट्स के। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, ये बताता है, ये कैरिड आउट करता है यूजर्स को फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट, यानी कि वो उनको इस तरीके से डेटा बना के भेजता है। समराइजिंग करने के बाद हो सकता है स्टूडेंट्स कोई ना कोई गलती रह जाती हो, एनालाइज करते हैं फिर उसको दोबारा, फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है, यानी उनको रिलेशनशिप को जाना जाता है कि किस में क्या गया है, और ये सब रिलेशनशिप तभी जाना जाएगा जब हम एनालाइज कर चुके होंगे। ओके, तो थोड़ा ये वाला पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स होता है, बट आप कॉम्प्लेक्स बनाइए मत इसको, आप सिर्फ यहाँ से ईजी वे में समझिए कि अपने यूज़र्स को इस तरीके का डेटा भेजा जाता है समराइज़ करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, कि वो अपना जजमेंट मीनिंगफुल ले सकें प्रॉफिटेबल एंड फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर, यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आई है उसको वो समझ सकें एंड अपना जजमेंट कर सकें। ओके, तो कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए फाइनली हमारा लास्ट स्टेप और लास्ट कैरेक्टर ये होता है कि जो हम फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम अपनी फाइनली अकाउंटिंग कर चुके होते हैं, उसको कम्युनिकेट कर देना अपने कम्युनिकेट यानी यूज़र्स के ऊपर। तो इसमें ये लिख रखा है, फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूज़र्स, यानी कि जो हमारी कंपनी के यूज़र्स हैं, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़, मैनेजर, ये सब जो लोग हैं, इन सबको कम्युनिकेट कर देना कि हमारी कंपनी ने इस साल इतना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर इतना लॉस हो गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ओके,
जैसे कि जैसे कहा जाए तो एक एम्प्लॉई के बेस पे सोचा जाए तो वो जैसे हमारी कंपनी अगर लॉस कर जाएगी तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, और भी कई सारी जो कंपनी के अंदर मिलती हैं चीज़ें, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो वो भी क्या करेंगे, अपना काम और अच्छी तरीके से करेंगे जिससे हमारी कंपनी और ऊंचाइयों पर जाए एंड देन प्रॉफिट अर्न करे। तो बेसिकली इतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो आप ये समझिए कि जो हम फाइनली अपनी अकाउंटिंग कर चुके होते हैं उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, यानी भेज देते हैं अपने यूज़र्स को। ओके, तो देखिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। हमारी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी मिलती जुलती हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ चीज़ों को समझिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप एक बार रीड करोगे तब भी आपके दिमाग में वो सब चीज़ें बैठ जाएंगी। देखो, आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ एक लाइन समझ के, हेडलाइन जो होती है ये मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, इसे ही देख कर ही समझ में आ जाती होगी, ठीक है। नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना कि वो क्या कर रही हैं अपनी कंपनी के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या क्या हम फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग्स। यानी कि कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उनको फॉलो करते हुए हम अपना अकाउंट मेंटेन करती है क्या, हमारी अकाउंटिंग। तो ये होता है इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम अपनी अकाउंटिंग सिस्टमेटिक वे में करते ही क्यों हैं? प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। तो बेसिकली इसका दूसरा उद्देश्य यही है कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि हम अपना कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एंड देन कितना लॉस कर रहे हैं। Another object of accounting is to determine whether during the accounting period the firm has earned profit, has the incurred loss, यानी कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है एंड देन कितना लॉस। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, जो हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे हमें ये तो पता चलता ही चलता है कि हम कितना हमने प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया एंड देन ओवरऑल, बट इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम अपनी फाइनेंशियल किस पोजीशन पे हैं, यानी हम फाइनेंशियली अपने लिए ठीक हैं भी या नहीं, या फिर हमें और लोन्स की ज़रूरत है, या फिर हम इतने एबल हैं कि अपने लोन चुका चुकें चुका सकें, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी बताता है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे किस तरीके से हैं, यानी कि यहाँ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन इज टू इट इज़ नो अस फ्रॉम द बैलेंस शीट। ये हमें पता चलता है बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। बैलेंस शीट कुछ इस वे में होती है। ये हमारी बैलेंस शीट होती है। एक तरफ क्या होती है? हमारी सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? हमारी उधारी जो कि हमको देनी है सामने वाले को, ठीक। एंड देन दूसरी तरफ होते हैं हमारे एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कि जिस पे हमारी पूरी कंपनी टिकी हुई है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि हमारी बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग के थ्रू ही चलती है हमारी कंपनी वगैरह, मशीनरी, डेटर्स, और भी कई सारी चीज़ें। तो ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। तो ये किस इस वे में बनी होती है? एक तरफ तो होती है हमारी लाइबिलिटी एंड देन उनके अमाउंट, एंड दूसरी तरफ होते हैं हमारे उनके हमारे होते हैं एसेट्स एंड देन उनके अमाउंट। तो इस वे में बनी हुई होती है। बताता है स्टूडेंट्स हमें कि हम फाइनेंशियल पोजीशन पे किस लेवल पर हैं। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, देखिए इसमें बताता है द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखिए, जो मैनेजमेंट होती है हमारी, उसको काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है अपना डिसीजन लेने के लिए कि हम फाइनेंशियली किस किस लेवल पर हैं, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्ड टू फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव द कंट्रोल बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बुक टेढ़ी हो गई। देखिए, जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो फैसिलिटी भी देती है क्या, मैनेजमेंट को अपना डिसीजन मेकिंग करने के लिए, जो कि अभी हम पीछे पढ़ कर आए, यानी हमारे यूज़र्स को डिसीजन लेने के लिए भी मदद करती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? ये हमें बेसिकली ये बताती है कि हमारे जो यूज़र्स होते हैं हमारी
पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है उनको प्रोवाइड करके देती है। यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो एनालाइज दैम अकाउंटिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो ये करते हैं क्या, हमारे इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर देती है हमारे यूज़र्स को, जिससे वो अपना जजमेंट दे सकें, अपना डिसीजन ले सकें इस तरीके से। एंड देन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, इसका मतलब क्या हो, देखिए स्टूडेंट जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसके अंदर सभी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं हम। हमारे पास एसेट्स कितने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो तो एक एग्जांपल था। आगे चल के हम और अच्छे तरीके से करेंगे तो समझ पाएंगे। अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने छोटी सी एक एग्जांपल बना के दिखाया था। देखिए अब उसके अंदर हम बैलेंस शीट के अंदर हमें पता चलती है कि हमारे पास आखिर पूरी कंपनी में हमारे पास एसेट्स कितने हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे बिज़नेस को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है। यानी कि हम जान पा रहे हैं कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इस तरीके से। तो कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट जो कुछ कंपनी जैसे हम अपनी मान लेते हैं, जैसे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ एंड देन मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रखा कि मेरे पास आखिर एसेट्स कितने हैं। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कितनी मशीनरी की ज़रूरत है, कितनी ज़मीन की ज़रूरत है, या फिर कोई दूसरी फैक्ट्री लगाने की नीड है भी या नहीं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी होता है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें हमारे एसेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। ओके, अब देखिए ये तो हमारे सारे फिनिश हो गए ऑब्जेक्टिव। अब हम करेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग तक करेंगे स्टूडेंट्स, फिर आगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग यानी बेसिकली हमारी अकाउंटिंग के कार्य कि वो क्या क्या करता है। मैंने क्या कहा था आपसे, इसमें कई सारी जो हमारे ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से। जो आपको पीछे देखने को मिला है वो आपको यहाँ भी मिल सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप रटने से ज़्यादा चीज़ों को समझना। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, यानी कि हमारे अकाउंटिंग के कार्य क्या होते हैं। तो पढ़ते हैं कि करके, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये आप 2 बार पढ़ चुके हो कि अपने अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, यानी कि अपनी स्टेटमेंट बनाना फाइनली, कि हम किस पोजीशन में अपनी फाइनेंशियली और फाइनल अकाउंट में हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, यानी आप समझते हो कि हमारे पास लॉस एंड देन इनकम, ये समझिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर करते हैं। एंड देन पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, यानी पोजीशन हम जानते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे क्लास में बताया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, यानी कितना प्रॉफिट हमने कमाया और लॉस कितना किया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, द फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सॉरी, कितना हमने प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बैलेंस शीट एज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बोथ द स्टेटमेंट द इम्पोर्टेंट ऑफ द ऑल यूजर्स टेकिंग डिसीजन। ये बहुत ज़रूरी होता है हर यूज़र के लिए, ताकि वो अपना डिसीजन टेकिंग कर सके। ओके, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, देखिए इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस, ये वर्क करता है हमारे एक एविडेंस के बेस पर, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इफ़ देयर आर मेंटेन सिस्टमेटिक फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स। देखिए ये हमारे एक एविडेंस की तरह वर्क करता है अगर हम इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड लॉ के यूज़ से अगर बनाते हैं तो। बिसाइड द लॉ सच द कंपनीज एक्ट, यानी कि इनकम कंपनीज एक्ट के थ्रू, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट एक्सेट्रा, यानी कि हमारी बेसिकली टैक्स देने में मदद करता है कि हम कितना इस साल टैक्स पे करेंगे, जीएसटी देंगे, इस तरीके से। ठीक है, रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ, द रिटर्न कैन बी सबमिटेड, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन सिस्टमेटिक एंड टाइमली। ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होते हैं ये एक एविडेंस के बेस पे वर्क करता है कि हम अपनी सरकार को ही बता सकें कि इस साल हमने इतना लॉस किया है, कि जैसे कि जीएसटी वगैरह हम नहीं दे पाएंगे इतनी। तो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी आप पढ़ के आ चुके हो पीछे 2 बार, कि कम्युनिकेटिंग कर देना अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, कि हमने क्या क्या इस साल में किया है अपने एक्सटर्नल यूज़र्स को एंड देन इंटरनल यूज़र्स को, और जैसे कि बैंक्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज़ असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच गिव द अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड
विच इन टर्न्स हेल्प इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। देखिए, मैनेजमेंट को भी नीड होती है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ताकि वो अपना डिसीजन मेक कर सके, डिसीजन बना सके। ठीक है, यही हमें समझा रखा है। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्ड, यानी मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होती है हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि वो क्या कर सके, वो उनकी हेल्प करती है मैनेजमेंट करने में, वो डिसीजन लेने में मैनेजमेंट के लिए। ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन इन सच अ मैनर दैट द एसेट्स ओनर आर नो इट विल बी एसेट द मैनेज एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स आर एक्सेस इन कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे किसी आदमी ने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है एसेट्स के अंदर, तो वो क्या होता है, एक तरह से अगर हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा तो वो सुकून में आ जाता है कि मेरे पैसे क्या है, मरे नहीं हैं, वहाँ से मुझे अपने पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको जैसे आप ले लो, इकोनॉमिक्स की बुक ले लो, अकाउंट्स की बुक ले लो, बिजनेस स्टडी की ले लो, 11th क्लास के अंदर आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज काफ़ी देखने को मिलती हैं हर एक चीज़ के, हर एक चैप्टर के अंदर। इसके अंदर भी हमें मिलेगी कि देखो, जैसे अभी यहाँ एडवांटेज देख रखी है, तो नेक्स्ट पेज पे इसकी डिसएडवांटेज भी दे रखी है कि इसके नुकसान क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल एडवांटेज पढ़ते हैं। देखिए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के हमें फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी कि हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने बिजनेस के ऊपर कि हम बिजनेस के अंदर क्या हैं क्या नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट्स टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्प मिलती है अपना डिसीजन मेक करने में। रिप्लेस मेमोरी, यानी कि याद रखने में भी काफ़ी चीज़ मिलती है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आज सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, द टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यानी कि जैसे देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम काफ़ी बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं हम ह्यूमन बीइंग के दिमाग में सब चीज़ें बनी हुई हों, सब चीज़ याद हों उनको पहले से ही, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो उसमें लिए क्या करता है, हम अकाउंटिंग रूल, जैसे कि काफ़ी पहले का हमने कोई गुड्स उधार पे दिए थे, या फिर लिए थे, सॉरी, लेने के बाद हम भूल गए उसके पैसे देना, तो अकाउंटिंग जो है क्या होगा, हमें याद दिलाएगी कि अभी हमारे उसके पैसे, हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे रह गई है। तो रिप्लेस मेमोरी, यानी कि याद रखने में काफ़ी मदद करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटी टू कंपेरेटिव स्टडी, यानी कि ये कंपैरिजन करने में काफ़ी मदद करता है। जैसे कि आपने अपनी अकाउंटिंग करी, इस साल मैंने इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया। देखिए, अकाउंटिंग करने में फैसिलिटी मिलती है कंपैरेटिव करने में। देखो, कंपैरिजन का आप मतलब समझते हो, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि दो कंपनियां हैं और सेम ही काम कर रही हैं। ठीक है, सेम काम करने का मतलब क्या है, उसमें आप दोनों में कंपटीशन बना रहेगा कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, किसकी ज़्यादा चीज़ें बिकें। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें हेल्प करेंगे कि हमने अपने से ज़्यादा दूसरी वाली कंपनी से ज़्यादा अर्न किया है या फिर लॉस किया है। तो इस तरीके से क्या होगा, कंपैरेटिव वे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है हमारा क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग काफ़ी हेल्प करता है कंपैरेटिव में भी। ओके, अब जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ने काफ़ी कम प्रॉफिट अर्न किया और सामने वाली ने ज़्यादा किया, और सेम ही वर्क करते हो आप दोनों, तो आगे क्या मिलेगा आपको, थोड़ी और थोड़ा जुनून सा आएगा कि मैं और अच्छी तरीके से काम करूँ, जिससे मैं सामने वाले से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। और ये कैसे पता चलेगा आपने प्रॉफिट अर्न किया और लॉस कैसे किया, ये आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, फैसिलिटी सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पीछे फंक्शंस में भी था ये पॉइंट। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमिसेंसली हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाइबिलिटी सिंस इट्स गुड्स एविडेंस ऑफ द करंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमें टैक्स को पे करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कंपनी ने एक तरह से एविडेंस के वर्क में, एविडेंस बुक के ऊपर काम करता है, ये पढ़ा था हमने। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स का एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हेल्पफुल होता है। जैसे कि हमने कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया काफ़ी सारा, तो उसमें क्या करेगा जी, उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जीएसटी भी देनी पड़ेगी, जो जैसा प्रॉफिट उसने अर्न किया होगा उसी के मुताबिक। बट यहीं अगर कंपनी ने लॉस अर्न किया होगा और उसने अकाउंटिंग भी मेंटेन करी होगी, तो वो क्या होगा, एक तरह से एविडेंस के वे में काम करेगा। वो सामने मतलब गवर्नमेंट को दिखाएगा कि हमने तो इतना लॉस किया है, तो हम टैक्स कैसे पे करें। ओके, फैसिलिटी ऑफ लोन, देखिए जैसे कि अगर आपने अकाउंटिंग की होगी तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता होगी कि आप किस लेवल पे हैं, किस मुकाम पर हैं। तो
जैसे कि आपकी काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसमें आप लोन भी अच्छे से ले सकते हो ईज़िली। साम आप बैंक को दिखाओ कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, मेरे पास एसेट्स ये हैं, मैंने पिछली बार इतना प्रॉफ़िट अर्न किया था एंड देन ओवरऑल। तो बैंक क्या करेगा, बैंक भी देखता है ना कि जैसे मैं पैसा दे रहा हूँ कि मेरा वहाँ पैसा सिक्योर है भी या नहीं, तो वो ये जान पाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने उसमें हैं। तो फैसिलिटी ऑफ लोन, लोन लेने में फैसिलिटी देता है। आप बैंक को दिखाओगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी होगी तो बैंक आपको जितना आप चाहोगे आप उतना लोन प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो लोन लेने में भी काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एविडेंस इन कोर्ट, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ाया कि गुड्स के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट्स एज गुड्स एविडेंसेस, यानी कि जो हमारे बेसिकली उसी के ऊपर वर्क किया जाएगा, लाइबिलिटीज टैक्स केस के ऊपर, क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड तो टैक्स का ही काम होगा, तो इसलिए एविडेंस भी होती है हमारी अकाउंटिंग। फैसिलिटी सेल ऑफ बिजनेस, यानी कि इफ़ समवन डिज़ायर टू सेल हिज बिजनेस द अकाउंटिंग मेंटेन हिम विल बी इनेबल हिज असाइनमेंट ऑफ द प्रॉपर परचेज प्राइस, यानी कि जो आप अपना जैसे फैसिलिटीज़ ऑफ सेल बिजनेस में कहा गया है, अगर आप समवन सेल कर रहे हैं अपना बिजनेस, ठीक है, द अकाउंटिंग मेंटेन हम विल इनेबल, आपने अकाउंटिंग मेंटेन किया है, तो अकाउंट अगर आपने मेंटेन किया है, फॉर एग्जांपल अपनी बिल्डिंग जो है सेल कर रहे हो और आपने मेंटेन करी होगी, जब आपको परचेज़ करी होगी आपने अपनी बिल्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो आप जब उसे सेल करोगे तो 50 लाख रुपए से ऊपर से उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हुए आओगे, यानी कि जिस साल में आपने वो खरीदी होगी और इस साल तक क्या हो गया, आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी घटी है और कितनी बढ़ी है, आप उसी के मुताबिक सेल करोगे उसको सामने वाले को। तो ये सेल करने में भी काफ़ी चीज़ें मदद करता है। ये तो एक एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट, ये मत समझो कि ये लिख रखा है तो यही लिख कर आना है पेपर में। ओके, तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि एसिड्स, इसका पढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड एसिड्स आ ग्रेट डील इन अ सच सिचुएशन, यानी कि बेसिकली इंसॉल्वेंसी मतलब होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ये हमें बताता है कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक हमने बच गया था पिछली बार पीक सीज़न में, ऑफ सीज़न में, ये सब होते हैं ना बिज़नेस के अंदर, कि पीक सीज़न जिसका भी वक्त चल रहा हो तो उसमें हमारा जो स्टॉक आइटम होता है जो जल्दी जल्दी बिक जाता है, ऑफ सीज़न में वो हम उसे कैप्ट करके रख लेते हैं एंड देन आने वाले सीज़न के अंदर उसे उसी प्राइस पे बेच देते हैं। तो बेसिकली उसी चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास आखिर स्टॉक आइटम है कितना। एंड देन हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, देखिए ये अकाउंटिंग जो होती है वो काफ़ी हेल्पफुल भी होती है पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप दो पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स होने के मुकाबले जैसे हो सकता है कि कोई एक बेईमानी कर जाए आपकी, कुछ पता तो है नहीं, तो उसके लिए भी एक एविडेंस की तरह ही काम करेगी कि इसमें ये कोई नहीं कर पाएगा कि जैसे कि आपको सामने दो आपके पार्टनर ने आपको कंपनी का लॉस दिखा दिया और हुआ प्रॉफिट है, ठीक है, एसेट्स कम दिखाए बट एसेट्स ज़्यादा हैं, तो अकाउंटिंग जो होती है वो दोनों पार्टनर्स को एक करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ना वो उससे झूठ बोल सकता ना ही वो उससे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो ये सब होती है हमारी स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, देखिए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो लिमिटेशंस, इसको लिमिटेशंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अभी हमें एडवांटेज एडवांटेज पढ़ के आए, यानी इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, इसका मतलब समझते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन नॉट फुली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है। ऑल दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बेसिस ऑफ एविडेंस, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो एक एविडेंस के बेस पे की जाती है। यस, at few places, estimates are made of ascertain of profit or loss. For example, estimating the useful life of an assets, providing for doubtful debts, net realizable value of closing stocks. देखिए स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल बता रखा है, एस्टिमेट करिए द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है।
एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स, यानी कि आपने जैसे कि इसको समझा जाए इजी तरीके से, तो जैसे ऐसा तो है नहीं एम्प्लॉय जो स्टूडेंट्स जो हमने वो दिए हैं, लोन दिए हैं, मतलब क्रेडिट पे बेचा है सामान, तो उन सभी से पैसे वापसी आ जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, डाउटफुल होते हैं, यानी कि जैसे हमने किसी को, सामने वाले को सामान बेचा और मुझे डाउट है कि ये बंदा जो है वो पैसे देकर नहीं आएगा, देगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले से अज्यूम कर लेते हैं लॉस, जिससे क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम आता है। जब हम देखो, अभी हमें लॉस तो हुआ नहीं है, बट मैंने पहले से अज्यूम कर लिया कि मुझे इतने का लॉस हो जाएगा। अगर वो बाद में पैसे ले आता है तो वो तो हम प्लस माइनस करके अब मैनेज कर लेते हैं, बट करेंटली पोजीशन पे हम उसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये लॉस तो मुझे होना ही होना है, ये बंदा पैसे वापसी देने नहीं आएगा। तो जब हम उसको अज्यूम कर लेते हैं तो लॉस लिखते भी हैं अपने अकाउंटिंग के अंदर, तो उससे क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी कम अच्छी आती है, क्योंकि हमारे पास एसेट्स और प्रॉफिट थोड़ा कम आ जाते हैं इसलिए। Unrealistic information. Assets are recorded in the books of account at historical cost. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो जैसे कि आपने कोई एसेट परचेज की, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, कोई मशीनरी, जैसे आपने बिल्डिंग या फिर ज़मीन कर लो, ज़मीन आपने परचेज़ करी 60 लाख रुपए की, ओके, 60 लाख की परचेज़ करने के बाद आपने, अब जब आप उसको जैसे देखा जाए तो डेबिट ओवर देयर यूजफुल एस्टिमेट यूजफुल, यानी कि हम इसमें करंट वैल्यू के ऊपर कोई वर्क नहीं करते। जैसे आपने 60 लाख रुपए की कोई बिल्डिंग परचेज करी, 60 लाख की बिल्डिंग परचेज करने के बाद 1 साल बाद उसका अमाउंट 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो उससे हमें अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं होता। अमाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड होगी 60 हजार रुपये, ओ सॉरी 60 लाख रुपए पे, ना कि 1 करोड़ पे। परचेज़ करने के बाद चाहे उसकी कीमत घट जाए, चाहे बढ़ जाए, उससे हमें मतलब नहीं होता। तो एक तरह से ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। रियल में हमारे एसेट्स की पोजीशन कुछ और है और हम रिकॉर्ड कुछ और कर रहे हैं, जो हमने परचेज़ करी है उसी के बेस पर, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटिव एलिमेंट्स, यानी कि अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है क्वालिटिव चीज़ें, यानी कि एम्प्लॉय कितना ईमानदार है, मैनेजर कितना अच्छा वर्क करता है, इस तरीके की चीज़ें इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रीपेड द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन में, ये प्राइस लेवल चेंजेस को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। यानी कि कोई बिल्डिंग अगर आपने 60 लाख रुपए की खरीदी है और उसका 1 साल बाद उसका प्राइस 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो उसे 1 करोड़ रुपए से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मतलब रखेगा 60 लाख रुपए से, जो कि आपने परचेस करी है उस चीज़ में, ठीक है। तो एक तरह से डिसएडवांटेज होती है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। The term of window dressing means multi manipulations of accounting in way as so as to chronicle vital facts and present the financial statement show a better position and what actually. In this situation, income statement of profit does not show the correct profit. Sorry students, stand जो है वो गिर गया था। देखिए विंडो ड्रेसिंग बेसिकली ये समझिए, जैसे विंडो का मतलब, आप एक ओनर हो, आपने अपनी बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, पैसा लगाने के बाद अब वो पैसा खुद ही निकाल के ले गए अपने घर, तो ये विंडो ड्रेसिंग हुई। तो अगर हम उसको रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे अपने उसमें, अकाउंटिंग क्या है, देखो बिजनेस जो होता है उसको एक अलग रखते हैं, अपने बिजनेस को एंड देन कैपिटल को, ओनर को और बिजनेस को अलग अलग रखा जाता है। बिजनेस को प्रॉफिट वापसी करना उसकी लाइबिलिटी होती है ओनर को, बट जब हम कैपिटल, जैसे आपने 50 लाख रुपए का लगाया, आप उसमें से 2 लाख रुपए घर ले गए अपने, तो ये विंडो ड्रेसिंग हो गई और वो हमने रिकॉर्ड नहीं करी, तो उससे क्या होगी, हमारी बैलेंस शीट डज नॉट प्रोवाइड टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये भी एक तरह से डिसएडवांटेजेस है इसकी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल से कंटिन्यू करेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। थैंक यू।